बार इसको देख लो, इसमें क्या है, जैसे भी मैंने आपको एक सीरियल नंबर से पढ़ाया है कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, कोई चीज गुड्स है या नहीं, कोई चीज सर्विस है या नहीं। अगर कोई चीज गुड्स होती है, सर्विस होती है, तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है, सप्लाई। अगर सप्लाई नहीं होगी तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। सप्लाई एक बैकबोन है जीएसटी की। सप्लाई के कितने लेवल, 2, इंटर और इंट्रा। उसके बाद ये तो फिक्स हो जाता है कि जीएसटी लगना है। जीएसटी भरता है उसको क्या कहते हैं, टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन तब जीएसटी भरेगा जब वो गुड्स एग्जैम्प्ट नहीं होंगे। अगर एग्जैम्प्ट होंगे तो जीएसटी की बात ही नहीं है। अब जो जीएसटी भरा जाएगा उसकी कंप्यूटेशन होगी, कैलकुलेशन की जाएंगी। कैलकुलेशन के बाद जीएसटी या तो सप्लायर भरेगा या फिर कौन भरेगा, रेसिपिएंट भरेगा। 99% केसेस में कौन भरता है, सप्लायर। 1% केसेस में रेसिपिएंट भरता है। उसके बाद ये तो फिक्स हो जाता है कि हाँ ये वाले गुड्स पर टैक्स लगेगा, ये वाला बंदा टैक्स भरेगा, अंडर एनसीएम भरेगा या फिर आरसीएम भरेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि टैक्स कब भरा जाएगा, टाइम। बेसिकली ऐसा कौन सा वो टाइम आएगा जब हमको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो सारे प्रोविजन अभी हमने नहीं किए, हमने यहाँ तक की बातें की हैं बेसिकली। उसके बाद पूरा प्रोसीजरल पार्ट चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेना होता है, इनवॉइस कैसे बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो केसेस कैसे लॉ के अंदर मतलब रिजॉल्व किए जाएंगे, कैसे हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ये सारी बातें। तो बेसिकली ये पूरा जीएसटी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हमारा कवर होता जाएगा। अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, जितना आपको पढ़ाया है, सी पेज नंबर 2, तो आप पेज नंबर 2 खोलोगे तो आपको वही चीज लिखी मिल जाएगी। पेज नंबर 2 खोलो आप सब, तो आपको लिखा मिल जाएगा कि व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज सर्विस। इसी तरह से हमने पढ़ा था सप्लाई, तो पेज नंबर 3 खोलो एक बार। 3 पर पूरा आपको मिल जाएगा सप्लाई का, जो मैंने आपको समझाया। फॉर कंसिडरेशन है तो क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या होगा, कंपोजिट क्या होता है, मिक्स क्या होता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। अभी तक हमने जितना कवर किया है उतना इस जीएसटी में ऑलमोस्ट है। अभी बाकी 2 क्लास अभी हमारी और बची है बेस बिल्डिंग की, फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट है। ठीक है, आज 4th है ना, कल तक में हमारा ये सब हो जाएगा, परसों से हमारी बुक खुलेगी। फिर चलो अभी समझो, ये इंडिया था, यहाँ पर पोर्ट था, यहाँ पोर्ट पर कौन बैठा था, कस्टोडियन। ये है कोई कस्टोडियन, यहाँ पे मिस्टर एक्स रहते थे। मिस्टर एक्स का यहाँ पर कोई शोरूम था, यहाँ पर यूएसए था, यूएसए से गुड्स एक वेसल में आ रहा था। फिर वेसल वाला बिल ऑफ लैडिंग, वेसल वाले ने बिल ऑफ लैडिंग इश्यू किया और बिल ऑफ लैडिंग से पोर्ट पर आया। पोर्ट वाले ने फोन लगाया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स बिल ऑफ एंट्री लेके पोर्ट पर आ गए। ये बात पक्की हो गई कि मिस्टर एक्स को गुड्स मिलेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या फाइल कर रहे हैं, बिल ऑफ एंट्री। अब देखो, मिस्टर एक्स के पास ऑप्शन आता है, या तो वो गुड्स को ले जा सकते हैं अपने घर पे या फिर रखवा सकते हैं एक वेयर हाउस में। जरूरी नहीं है ना कि हर किसी के शॉप पे इतनी जगह हो, गुड्स थोड़ा जल्दी आ गया है या गुड्स किसी और पर्सन को बेचना है, तो थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप कस्टम के वेयर हाउस में अपने गुड्स को रख सकते हो। जब गुड्स कस्टम के वेयर हाउस में होते हैं तो मिस्टर एक्स को बिल ऑफ एंट्री भी फाइल नहीं करना होता, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री तब फाइल होता है जब गुड्स हम अपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हैं। अगर ये मिस्टर एक्स कस्टोडियन के यहाँ से डायरेक्ट गुड्स अपने घर पे लेके जाते तो यहाँ पे क्या देते, बिल ऑफ एंट्री। इन्होंने कस्टोडियन को बोला मुझे गुड्स अपने घर नहीं लेके जाना, गुड्स को रख दो वेयर हाउस में। कस्टोडियन ने वेयर हाउस में पहुंचा दिया। अब मिस्टर एक्स ने सोचा ये वाले गुड्स को मैं अपने घर लेके आ जाता हूँ। अब मिस्टर एक्स क्या फाइल करेंगे, बिल ऑफ एंट्री। तो जब गुड्स होम कंजम्पशन के लिए मिस्टर एक्स लेके आएंगे तब वो क्या फाइल करेंगे, बिल ऑफ एंट्री। ये 2 हमारे केसेस बनते हैं, या तो गुड्स आएगा घर पे या फिर जाएगा वेयर हाउस में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कोई थर्ड केस भी बन सकता है किसी के भी माइंड में, और सोचो कोई।
जब तक कस्टम पोर्ट पे है तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टोडियन की। हाँ लगता है ना, ये सारा हम कस्टम में पढ़ेंगे। इसमें भी ना जैसे आप जो पूछ रहे हो ना वेयर हाउस में लॉस हो गया, अभी मैंने आपको एक वर्ड में आंसर दे दिया, कस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कस्टम का पोर्ट है। जब हम कस्टम एक्ट पढ़ेंगे ना 7 से 8 कंडीशन डिफाइन है कि कैसा वाला गुड्स है, ऑयल टाइप का है जैसे पेट्रोल वगैरह है वो उड़ता है तो उसमें किसका लॉस माना जाएगा, पेरिशेबल गुड्स है तो किसका लॉस माना जाएगा, आग लग गई तो किसका लॉस माना जाएगा, बायर लेट गुड्स को लेने आया वेयर हाउस से तो किसका लॉस माना जाएगा। ऐसे बहुत सारी टर्म्स बनी हुई हैं तो हम वहां पे इन्हें क्लियर कर लेंगे। अभी इतना जानो कि गुड्स आता है या तो वेयर हाउस में या फिर आता है घर पे या फिर क्या हो सकता है ये बताओ बस मेरे को। कोई ऑप्शन, कोई आंसर? डायरेक्ट हम गुड्स को बेच भी तो सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। एक्सपोर्ट कि हम गुड्स को अपने घर नहीं लेके आना चाहते, हम डायरेक्ट वहीं से एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर जितने टाइम के लिए गुड्स हमारा वेयर हाउस में पड़ा था हमारे पास कोई बायर आ गया और बोलता है कि गुड्स हमें बेच दो तो हम वेयर हाउस से गुड्स उसको बेच देंगे। ये हमारा कस्टम का एक प्रोसीजर होता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि जीएसटी में ई मैजिक के अंदर क्या लिखा हुआ है। बिल ऑफ लाइडिंग की कितनी कॉपीज बनती है? 3। एक कॉपी किसके पास? सेलर, एक कॉपी बायर और एक कॉपी ट्रांसपोर्टर। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करता है? बायर फाइल करता है। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है तो गुड्स होम कंजम्पशन के लिए हम लेके आ सकते हैं। गुड्स कस्टोडियन के पोर्ट से कहां कहां जा सकता है? 3 जगह, वेयर हाउस, होम कंजम्पशन या फिर एक्सपोर्ट हो सकता है। इसमें किसी का डाउट नहीं है ना? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है जो पढ़ा है, अब कुछ मत सोचना उस पे क्योंकि सारा कस्टम में जाके क्लियर करेंगे। अब सिर्फ हम पढ़ेंगे ई मैजिक प्लस 3 की बातें। जो हमने 3 लिखा था मैंने वहां पे एक वर्ड लिखा था हाई सी। हाई सी का मतलब सी के बाहर जितनी भी कंट्रीज है वहां से हम डीलिंग कर रहे हैं, तब ये 3 लिखा मिलेगा आपको। 3 कंडीशन आएंगी। ये 3 कंडीशन के अंदर ना तो हमारा गुड्स बनेगा ना ही हमारा सर्विस बनेगा। अब ये प्रोविजंस आए हमारे, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये तीनों प्रोविजंस आए हमारे गुड्स के लिए कि ये चीज ना तो हमारी गुड्स बनेगी ना सर्विस बनेगी। देखो यहाँ पर है सपोज यूएसए, ये है इंडिया और ये है चाइना। ये होता है, ये क्या होता है? पोर्ट। ये पोर्ट है। यहाँ पे रहते थे मिस्टर एक्स। यहाँ पे यूएसए वाले टॉयज सेल करते थे, टॉयज बना के, और बेसिकली चाइना वालों को टॉयज चाहिए होते थे। लेकिन चाइना वालों की बात होती थी मिस्टर एक्स से जो कि इंडिया में रहते हैं, और एक्स की बात होती थी यूएसए से। अब चाइना वाले ने मिस्टर एक्स को फोन लगाया, कहा कि हमें इतने टॉयज भेज दो। मिस्टर एक्स तो टॉयज बनाते नहीं थे, उन्होंने यूएसए वाले को फोन लगाया कि हमें इतने टॉयज भेज दो। अब क्या होता कि गुड्स यूएसए वाला यहाँ भेजता, फिर गुड्स यहाँ से कहां पर जाता? मिस्टर चाइना वाले जो भी होंगे, मिस्टर वाई एग्जांपल के लिए मिस्टर वाई पे जाता जो कि चाइना में रहते हैं। गुड्स यहाँ आता, ये चीज क्या बनती? इंपोर्ट। फिर गुड्स यहाँ से यहाँ जाता, ये चीज क्या बनती? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट पर क्या लगता? इंपोर्ट ड्यूटी। मैंने आपको बताया था एक चीज और लगती है आईजीएसटी। और एक्सपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये वाली चीज यहाँ पर क्या हो जाती? रिफंड हो जाती। ये तब होता जब गुड्स इंडिया में आया होता, एक गुड्स का क्या हुआ होता? इंपोर्ट। लेकिन अब क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने यूएसए वाले को कहा एक काम करो, जो भी आपका गुड्स है, जो भी मुझे ये टॉयज चाहिए, आप मेरी कंट्री में मत भेजो, आप डायरेक्ट चाइना में भेज दो, मेरे बिहाफ पर चाइना में भेज दो। यानी कि ये जो इंडिया है इसको क्या बोला जाता होगा? टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी मतलब हमारा इंडिया जहां पर हमें जीएसटी को लगाने का राइट मिला हुआ है। हम किसी अदर कंट्री में जाके जीएसटी लगा देंगे? नहीं लगा सकते। इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? टैक्सेबल टेरिटरी। अब यूएसए को और चाइना को क्या बोला जाएगा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये चीजें लिख लेना, अभी यहीं से ही पूरा लाइन जोड़ के बन जाएगा। इसको भी बोला जाएगा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी।
मिस्टर एक्स गुड्स को इंडिया में नहीं मंगा रहे, सीधे यूएसए वाले को बोल रहे हैं कि गुड्स को कहां भेज दो, चाइना में। ई मैजिक के अंदर पहली लाइन 3 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें से 1 पॉइंट्स, गुड्स कहां से आ रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, कहां पर जा रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। ये नोट डाउन होने के बाद जो आज फ्लो चार्ट दिया है उसका पेज नंबर 3 पे लास्ट की 3rd लाइन, ये नोट हो गया। जिसका नोट हो गया है वो पेज नंबर 3 पर आ जाना फ्लो चार्ट में। पेज नंबर 3 फ्लो चार्ट लास्ट से 3rd लाइन। हो गया सबका? लास्ट से 3rd लाइन में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। इस लाइन का मतलब क्लियर हुआ? एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से गुड्स दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आ रहा है और इंडिया में नहीं जा रहा है। क्लियर? यूएसए से डायरेक्ट कहां पे चला गया, चाइना में। अब आप लोगों का क्वेश्चन है इनडायरेक्टली तो ये इंपोर्ट जैसा लग रहा है ना? अगर ये मिस्टर एक्स खरीदते तो ये इंपोर्ट बन जाता, फिर ये वापस जाता तो ये एक्सपोर्ट बन जाता। तो इंपोर्ट की डेफिनेशन में गुड्स के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना इंपोर्ट इज इक्वल टू, इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब कस्टम एक्ट के अंदर गुड्स के लिए होता है टेकिंग आउटसाइड इंडिया, टेकिंग आउटसाइड इंडिया। अब मैं 3 क्वेश्चन लिख रही हूँ, यहाँ पे इनका आंसर देना। गुड्स को लेने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, और 3 खरीदने वाला कौन है। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, मतलब कि इंडिया में आना, और आउटसाइड का मतलब होता है इंडिया से बाहर जाना। अब हमारे डायग्राम में क्या गुड्स इंडिया में आया? नहीं, इसका मतलब ये इंपोर्ट तो नहीं है। क्या गुड्स इंडिया से बाहर गया? नहीं गया, तो ये एक्सपोर्ट भी नहीं है। इसीलिए इसको कस्टम एक्ट से हमने बाहर कर दिया। और जब ये कस्टम एक्ट से बाहर हो गया तो लॉ मेकर ने इसको
जीएसटी के शेड्यूल 3 में डाल दिया और बोला अननेसेसरीली परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो ये गुड्स है और ना ही ये सर्विस है, इस पर कुछ भी मत लगाओ। यहाँ पर गुड्स को लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? चाइना है। बेचने वाला कौन था? खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला हमने कॉल किया ना यूएसए को, हम इंडिया में है, मिस्टर एक्स। लिया है इन्होंने मिस्टर एक्स से, खरीदा नहीं है यूएसए से। तो ये वाला वर्ड कहीं भी हमारी डेफिनेशन में नहीं आया और इस वाले डायग्राम में नहीं आया। अभी आपको क्लियर है कि ये ना तो इंपोर्ट है और ना ही एक्सपोर्ट है, ये कस्टम एक्ट से बाहर है और ये जीएसटी के अंदर है, लेकिन ये शेड्यूल 3 की वजह से ना तो गुड्स के अंदर कवर है और ना ही सर्विस के अंदर कवर है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। इंडिया में नहीं आया है, इंडिया में नहीं आया है। अब किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ, रिफंड वाले में मैंने ना क्लास 1 में ये चीज पढ़ाई थी कि जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो होते हैं बेसिकली ड्यूटी फ्री, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। अब उन पर टैक्स नहीं लग रहा, तो इस वजह से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम टैक्स भर के आते हैं, हम इंपोर्ट ड्यूटी भर के आते हैं और हम आईजीएसटी भर के आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम टैक्स पे करते हैं तो आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स को हम सेट ऑफ करते हैं। ये बात मैंने इन लोगों को बताई, अभी आपको पता नहीं है बेसिकली, इसलिए डाउट आ रहा है। तो होता क्या है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस होता है, तो जो बैलेंस आता है वो हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पर आउटपुट टैक्स तो कोई बना नहीं, आउटपुट टैक्स तो बना नहीं, लेकिन इनपुट टैक्स तो मेरे पास है ना, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया है। तो उस इनपुट टैक्स का गवर्नमेंट हमको क्या दे देती है? रिफंड। क्लियर? अभी किसी का कोई डाउट? ठीक है, हाँ। ये वाले डायग्राम की बात कर रहे हो? हाँ, बीच में रुकते हैं ना, इनको प्लेसेस दिए जाते हैं रुकने के लिए जगह जगह। हाँ हाँ हाँ। ये भी कॉन्सेप्ट है कस्टम में, जो आप कह रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए आते हैं, रुकते हैं, फिर जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे कि पोर्ट पर आके कभी कोई रुक नहीं सकता, पोर्ट पर आके किसी को रुकने का राइट नहीं होता। बीच में यहाँ पर इनके लिए जगह दी गई होती है कि आप आओ, रुको, फिर यहाँ से आप अगर अदर कंट्री में जा रहे हो तो आप पीछे से निकल जाओ। अगर इंडिया में आना है, रुकने के बाद भी इंडिया में आओ। इंडिया के पोर्ट पर आपको आना ही पड़ेगा अगर मिस्टर एक्स को क्लियरेंस चाहिए तो, कोई अदर रास्ता नहीं होता पास ऑन होने का। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या आया? आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर ये लोग रुके, है ना, उसके बाद इंडिया में कुछ नहीं हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ? यहाँ पे रुक के यहाँ चले गए चाइना में। तो बेसिकली पोर्ट पर तो आए ही नहीं। हाँ, 2 दिन वेट करें, चाहे कितना भी करें, जब तक ये पोर्ट पर नहीं आएगा, पोर्ट पर नहीं आएगा, इंडिया में आया नहीं माना जाएगा। टेकिंग, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, मतलब कि इंडिया में आना चाहिए, इंडिया में उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए। जब इंडिया में आएगा, इंडिया में उसकी क्लियरेंस होगी, तब कस्टम भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। लेकिन कोई चीज इंडिया में आई नहीं, बाहर की बाहर चली गई, तो किस बात का जीएसटी, किस बात का कस्टम? तो मैं नहीं, कोई पेमेंट नहीं होता, पानी पे किसी का हक नहीं है, पानी पानी का है। ये देखो, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि गुड्स यहीं पे है और ये पार्ट इंडिया का है, TWI के अंदर है, बेसिकली आप ये बोल रहे हो। TWI इंडिया का पार्ट होता है, TWI के अंदर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती है। बहुत दूरी पर ये पोर्ट बनाए गए होते हैं, बहुत दूरी पर, जहाँ पे ये लोग रुकते हैं। TWI पे किसी को रुकने नहीं दिया जाता, TWI इंडिया का पार्ट होता है। अभी किसी का कोई डाउट? आपका नहीं है? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई? ये इंडिया है,
यहाँ पर क्या होता है? पोर्ट। पोर्ट पर कौन बैठा होता है? कस्टोडियन। यूएसए से वापस गुड्स यहाँ आ रहा है। यहाँ पर रहते थे मिस्टर एक्स और यहाँ पर था चाइना। मिस्टर एक्स ने यहाँ से वेसल के थ्रू कुछ गुड्स मंगाए अपने बिजनेस के लिए। गुड्स यहाँ पर आ भी गए, बेसिकली इसके अंदर गुड्स आ गए कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन ने मिस्टर एक्स को बोला, मिस्टर एक्स ने कहा अभी मैं होम कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं ले जाना चाहता, मेरे वाले गुड्स को कहाँ पर रख दो? वेयर हाउस में। गुड्स कहाँ पे पहुंच गया? वेयर हाउस में। अब मिस्टर एक्स यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। क्या टैक्स दिया होगा? नहीं दिया होगा। गुड्स कहाँ चला गया? वेयर हाउस से। जब वेयर हाउस से, अगर वेयर हाउस हमेशा कस्टम वालों का होता है, मिस्टर एक्स का इस पर कुछ नहीं होता, कोई राइट नहीं होता, सिर्फ कस्टम वालों का होता है। अब वेयर हाउस से अगर गुड्स मिस्टर एक्स अपने घर लेके आएंगे तो क्या फाइल करेंगे? बिल ऑफ एंट्री। यहीं पर देते हैं ये टैक्सेस। लेकिन ये चीज भी नहीं हुई। इन्होंने कस्टोडियन को कहा मेरे वाले गुड्स को वेयर हाउस में भेज दो। गुड्स वेयर हाउस में रखा हुआ था। इसी बीच चाइना वाले का फोन आता है। चाइना वाला बोलता है मिस्टर एक्स को, आपके जो गुड्स वेयर हाउस में पड़े हैं वो मुझे खरीदना है, उन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। दैट मीन्स इसने अभी भी, मिस्टर एक्स ने अभी भी होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं कराया, अभी भी बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया, लेकिन गुड्स वेयर हाउस से चाइना वाले ने क्लियर कराया। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल करेगा? चाइना वाला। टैक्स कौन फिल करेगा? चाइना वाला। अभी ये चीज क्लियर है जो मैंने ट्रांजैक्शन आपके सामने रखी है। इस केस में क्या मिस्टर एक्स के हाथ में ट्रांजैक्शन गुड्स में कवर होगी? नहीं होगी। इसी चीज को इन्होंने ई मैजिक में लिख दिया। अगर गुड्स वेयर हाउस में जाता है और वेयर हाउस से कोई और उसको क्लियर कराता है बिफोर कंजम्पशन फॉर होम क्लियरेंस, इससे पहले, तो उस ट्रांजैक्शन को ना तो हम गुड्स मानेंगे और ना ही हम सर्विस मानेंगे। पॉइंट नंबर 2। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे बिल ऑफ लैडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। मिस्टर एक्स को पता लगा होगा कि गुड्स पोर्ट पर आ गए हैं, कस्टोडियन के पास आ गए हैं। उस टाइम तो ये मिलने गए होंगे कस्टोडियन से, बिल ऑफ लैडिंग लेके गए होंगे, क्योंकि ऑनरशिप तो तभी प्रूफ होगी ना। अब जैसे ही ऑनरशिप प्रूफ हुई, मिस्टर एक्स ने बोला मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करूंगा, मुझे गुड्स घर नहीं ले जाना, आप मेरे गुड्स को कहाँ रखवा दो? वेयर हाउस में। तो इसका मतलब अब आपको समझ आया जो आपका क्वेश्चन था कि मिस्टर एक्स ने बिल ऑफ एंट्री नहीं दिया लेकिन बिल ऑफ लैडिंग दिया। हाँ, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ लैडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि मिस्टर एक्स उसके रियल ऑनर है, ये प्रूफ हो गया। अब मिस्टर एक्स के नाम का जो बिल ऑफ एंट्री होगा वो फाइल करेंगे चाइना वाले, उसके नाम का बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे चाइना वाले। कोई डाउट? सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। यहाँ पे लगते हैं ना, हाँ, वेयर हाउस के प्रॉपर चार्जेस लगते हैं। कुछ टाइम के लिए इवन फ्री मिलता है, शुरू के हम उसमें पढ़ेंगे कस्टम में 30 डेज के लिए फ्री मिलता है, फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, 1 साल बाद तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। इनके प्रॉपर चार्जेस होते हैं, सब कुछ होता है। गवर्नमेंट कभी फ्री कुछ नहीं देती है, कुछ भी फ्री नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती। अच्छा, अभी ये चीज पढ़ो। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। अब ये पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलो। आपको कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आपको कोई डाउट? किसी को नहीं है? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, एनी पर्सन, एनी पर्सन। सेकंड पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट, एनी पर्सन। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस टू एनी पर्सन। इस एनी पर्सन का क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ चाइना वाला होगा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा, या फिर इन इंडिया भी कोई हो सकता है? कोई भी हो सकता है इन इंडिया।
यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वर्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी कोई मिस्टर वाई रह रहे होते, वो इस गुड्स को क्लियर कराते तो बिल ऑफ एंट्री यही फाइल करते। मिस्टर एक्स के लिए तो तब भी कुछ नहीं बना ये, फिर मिस्टर वाई के लिए बच जाता ये गुड्स। क्लियर? एनी पर्सन का मतलब चाहे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो चाहे इन इंडिया हो, लेकिन ऊपर वाली लाइन में क्लियरली लिखा था नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब नेक्स्ट, हाँ, मिस्टर वाई जब अपना बिल ऑफ एंट्री लेके जाएंगे वेयर हाउस में तो कस्टम भी देंगे और जीएसटी भी देंगे। अब मिस्टर वाई के लिए सारा प्रोविजन लगेगा, पर मिस्टर एक्स को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया फुल्ली, और पूरा प्रोविजन मिस्टर एक्स के लिए है। हाँ हाँ, देखो इसलिए लिखिए ना, ये सिर्फ हमने मिस्टर एक्स के लिए लिखी है कि मिस्टर एक्स के लिए कुछ नहीं बना। मिस्टर एक्स के लिए ना तो गुड्स बना ना ही सर्विस बना। मिस्टर एक्स कौन है? जो रियल ऑनर हुआ करते थे, तो बेसिकली जीएसटी तो मिस्टर एक्स पे लगना चाहिए क्योंकि वो रियल ऑनर है, लेकिन वो टैक्स लगाते फिर आगे बेचते फिर उनको रिफंड मिलता, तो लॉ ने इस पूरे वाले ट्रांजैक्शन को कवर कर दिया ई मैजिक में कि आप टैक्स लगाओगे फिर आप रिफंड पाओगे, तो इससे बेटर है आप कुछ मत करो, आपको ई मैजिक में हम डाल देते हैं। क्लियर? अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन बची। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट का नाम याद कराया था, बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैडिंग जिसकी 3 कॉपीज बनती है, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, 3 कॉपीज बनती है, उसी का ही पूरा एग्जाम्पल फ्रेम होगा। सपोज ये है एक इंडिया, फिर से ये इंडिया है, इसको कुछ और मत समझ लेना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ये इंडिया है। इस इंडिया में फिर से यहाँ पर एक पोर्ट है, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पर मिस्टर एक्स रह रहे हैं और यहाँ पर चाइना है। एनी पर्सन वर्ड यहाँ पे भी लेके चलेंगे, अभी बाद में समझाऊंगी। यूएसए से गुड्स वेसल के थ्रू आया, वेसल के थ्रू इंडिया में आने ही वाला था लेकिन आया नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ होगा, जो वेसल का जो ऑनर होगा वो बिल ऑफ लैडिंग इश्यू करेगा। बिल ऑफ लैडिंग की कितनी कॉपीज बनाएगा? 3। एक कॉपी दे देगा अपने यूएसए वाले को, एक कॉपी अपने पास रखेगा और एक कॉपी किसको दे देगा? मिस्टर एक्स को। हाँ, ये काम वेसल करता है। वेसल के अंदर जो इंचार्ज बैठे होते हैं ना, उनका काम होता है। जैसे बिल्टी बनाते हैं ट्रांसपोर्टर वाले, ऐसे ही वेसल बनाते हैं बिल ऑफ लैडिंग। हाँ, यूएसए वाले का भी होगा और एक्स का भी होगा, और ये भी लिखा होगा कि गुड्स के अंदर क्या क्या है, गुड्स कहाँ जा रहा है, पूरी डिटेल होगी, सारा कस्टम एक्ट में पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा होता है इसके अंदर फुल फ्लेज। हाँ, पहले पता है बिल ऑफ लैडिंग ही होते थे। आज के टाइम में बिल ऑफ लैडिंग मशीन से बनते हैं, कंप्यूटर से बनते हैं, अब तो ऑटोमेटेड वाला ही रह गया है। पहले हाथ से बनते थे। पहले हाथ से किसके पास कैसे आता होगा? हाँ हाँ, बिल ऑफ लैडिंग क्या होता था बेसिकली, पहले का बताती हूँ मैं आपको। पहले मैनुअली बनते थे, पहले ऑटोमेटेड का कोई भी टाइम नहीं था। अभी भी बात आपको कस्टम में लिखी मिलेगी जो आप बोल रहे हो। देखो, जैसे ही गुड्स यहाँ पर आएगा, गुड्स की जो वेसल है ये यहाँ तक पहुंचा होगा। यहाँ तक पहुंचते ही ना, यहाँ पे ये जो कस्टोडियन होता है, इनके काफी सारे सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, क्योंकि इतनी जगह में बहुत सारे वेसल आ जाते हैं, सारी भीड़ ये लोग इकट्ठी पोर्ट के पास नहीं करते। यहाँ पे बेसिकली पहले के टाइम में, इवन अभी के टाइम में भी आपको कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ने को मिलेगी, कस्टम में लिखा है इनके पास 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 24 घंटे दिए जाते हैं कि अगर आप ऑटोमेटेड बिल नहीं बना रहे हो, आप मैनुअली बिल बना दो। उस टाइम पे वो वाला एक बिल आप अपने पास रखो, एक बिल इसको दो और एक बिल इसको दो। ये जो पर्सन होता है ना, मीडिएटर, फिर ये सारा काम करता है इनके लिए 24 घंटे के अंदर अंदर। हाँ, मिस्टर एक्स से नहीं ना, जब ये जो बिल ऑफ लैडिंग बना होगा, मैनुअली बना होगा जो आप बोल रहे हो, ये बिल ऑफ लैडिंग किसके पास गया होगा? कस्टोडियन के पास। यही बिल ऑफ लैडिंग किसके पास गया होगा? मिस्टर एक्स के पास। और एक किसके पास रह गया होगा? पोर्ट वाले के पास। वैसे के अरे तो जो
बिल ऑफ लैंडिंग है वो तो मिस्टर एक्स के पास आया ना मैनुअली बन के, फेक ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? बिल ऑफ लैंडिंग बना होगा यहाँ पर। अरे तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, अब ये देखो ना, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इन लोगों ने अपनी कस्टोडियन वालों ने सिक्योरिटी बिठा रखी होती है। वो जो सिक्योरिटी होती है 24 घंटे का टाइम देती है इस वेसल वाले को। 24 घंटे के अंदर मैनुअली आप क्या बनाओ, बिल ऑफ लैंडिंग, और उस बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपीज बनाओ। फिर ये जो सिक्योरिटी बैठी हुई है ये 3 कॉपीज लेके जाती है, जिसमें से एक इसको दे देगी, एक इसको खुद ही को दे जाएगी जिसने बनाया है, और एक भिजवा देती है मिस्टर वाई के पास। उस बिल ऑफ लैंडिंग पे एड्रेस तो आ रहा होगा ना मिस्टर वाई नहीं, सॉरी मिस्टर एक्स के पास, क्योंकि बिल ऑफ लैंडिंग पे एड्रेस आ रहा होगा, उसी एड्रेस का मिस्टर एक्स पे पहुंच जाएगा। आइडेंटिटी के प्रूफ्स वगैरह बहुत कुछ अटैच होता है, हम इसको हवा हवा भी नहीं लेते, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन जब ये काम होता है तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, तो फेक कहीं कुछ होएगा ही नहीं। बड़े आगे क्या कर लेते होंगे? नहीं करते। बिल ऑफ लैंडिंग बनता ही तब है जब गुड्स वेसल के अंदर आ जाता है। वेसल बेसिकली वहां पहुंचने वाला होता है, उससे 24 घंटे पहले आपको बिल ऑफ लैंडिंग डिपॉजिट करना जरूरी होता है। डीलिंग के टाइम पे कभी नहीं बनता, बिल ऑफ लैंडिंग के बाद ही बनता है। डीलिंग के टाइम पे तो इनवॉइस बनते हैं, टैक्स इनवॉइस बनते हैं, इन सब का क्या होगा वहां। अब केस नंबर 3 करते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है ना? आप कोई डाउट नहीं है ना? केस नंबर 3 में क्या हुआ, ये जो बिल ऑफ लैंडिंग बना होगा, अभी सब बता देता हूं। ये जो बिल ऑफ लैंडिंग की 3 कॉपीज यहाँ पर बनी होंगी, ये 3 कॉपी जब बनी होंगी तो एक कॉपी कहाँ पे गई होगी, कस्टोडियन के पास, एक मिस्टर एक्स के पास, और एक खुद ही रह गई होगी वेसल वाले ऑनर के पास। मिस्टर चाइना में कोई मिस्टर ज़्वेड रहते थे, उन्होंने फोन लगाया मिस्टर एक्स को कि हमें टॉयज चाहिए। मिस्टर एक्स बोलता है मेरे टॉयज यूएसए से आ रहे हैं, अभी पोर्ट पर नहीं आए हैं, वेसल के अंदर पड़े हैं, मेरे पास क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग। एक काम करो मिस्टर ज़्वेड, ये बिल ऑफ लैंडिंग मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे नाम पर बिल ऑफ लैंडिंग आप लेके चले जाना पोर्ट पर, और इस गुड्स को अपने लिए क्लियर करा लेना। बेसिकली हमने होम कंजम्पशन कराया, मिस्टर एक्स ने कराया नहीं, मिस्टर एक्स ने होम कंजम्पशन नहीं कराया, लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग को ट्रांसफर कर दिया चाइना के पास। अब चाइना वाले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मिस्टर एक्स फ्री हो गए अपनी ट्रांजैक्शन से। तो मिस्टर एक्स के लिए गुड्स या सर्विस बना नहीं बना, लेकिन मिस्टर चाइना वालों के लिए सब कुछ बनेगा, वो टैक्स भरेंगे। सिमिलरली यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनी पर्सन, पढ़ो 3rd लाइन सबसे लास्ट वाली, सॉरी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। जो ये कंसाइनी है, जिनको गुड्स रिसीव हुए थे, सॉरी जिनको बिल ऑफ लैंडिंग रिसीव हुआ था, इन्होंने इसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया चाइना वाले को, और चाइना वाला टाइटल लेके पहुंच गया पोर्ट पर। इसके लिए ना तो ये चीज गुड्स बनी और ना ही ये चीज सर्विस बनी। सिमिलरली मिस्टर वाई को भी ये टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मिस्टर वाई टैक्स भरेंगे, मिस्टर एक्स के लिए तो ये तब भी कुछ नहीं बनेगा। ये 3rd केस था। हाँ, क्या चीज होता है? हाँ, बिल ऑफ लैंडिंग 3 बने, वो अपने वाला बिल ऑफ लैंडिंग इसको ट्रांसफर कर देगा। आज के टाइम में मैनुअली कहीं कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन 1 सेकंड लगता है ट्रांसफर होने में, ठीक है। 3 ट्रांजैक्शन बताओ अब आप लोग मेरे को हाई सी सेल की। पहली, गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। आप दोनों आगे क्यों नहीं बैठे हो? आगे बैठ जाओ ना, कुछ वहां से मतलब मेरे से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरे को भी बहुत पीछे तक देखना पड़ेगा, यही आ जाओ, जगह है तो। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। फिर हमने पढ़ा गुड्स हमारा वेयर हाउस से एनी पर्सन को बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। फिर हमने पढ़ा बिल ऑफ लैंडिंग ट्रांसफर बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन
बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। अभी ये 3 केस आपको याद रहेंगे। कस्टम में हम इनको फिर से उठाएंगे और इन पे अब डिटेल में बातें करेंगे कस्टम में। अभी के लिए सिर्फ इतना। ई मैजिक का शेड्यूल 3 खत्म हो गया। शेड्यूल 3 में सिर्फ इतनी ही बातें हैं और जब बुक से पढ़ेंगे तो 10 मिनट लगेगा मैक्सिमम। शेड्यूल 3 क्या बताता है? नाइदर गुड्स नॉर अ सप्लाई। ई मैजिक, ई मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम मॉर्चरी, जी गवर्नमेंट, आई इमूवेबल, सी कोर्ट, प्लस 3 हाई सी, 1 नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया, देन वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, फिर बिल ऑफ लेडिंग ट्रांसफर बाय कंसाइनी टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। ये था ई मैजिक। अब हमारा एक शेड्यूल बचा है सिर्फ, शेड्यूल नंबर 2। ब्रेक चाहिए? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, न्यू स्टूडेंट्स ब्रेक चाहिए? यूनानिमस आज नहीं हुआ। ज्यादा देर का नहीं मिलेगा, 5 से 6 मिनट का इनफ है ना? 5 से 6 मिनट का फिर ब्रेक ले लो। यूनानिमस होता तो मैं ब्रेक नहीं देती। ठीक है, 5 से 6 मिनट में आप लोग आ जाओ। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो आ जाना।
डेफिशिएंसीज इन अर्लियर लॉ। अब ये जो डेफिशिएंसी होंगी अर्लियर लॉ में, यही सारे क्या है जीएसटी के बेनिफिट्स। तो इनमें से एक का आंसर आपको लिखना है और इसका आंसर लिखना है, पेज पर लिखना है, पेज के ऊपर अपना नेम लिख देना। 2 दिन बाद वो पेज आपको अच्छे से चेक होके जहां पे भी गलती होगी आपको पता लग जाएगा, पर लिख के सबको लाना है। किस चीज की? अभी ऑन कर लिया, वो पहले रह गया था ऑन करना, अभी ऑन है। अभी भी मिल रहा है क्या माइक? हेलो, तो आगे आ जाता है। हेलो हेलो हेलो, अभी माइक ऑन नहीं हो पाया था ना, पढ़ाने लग गई थी बेसिकली, अभी ऑन किया है। आप क्या पूछ रहे थे? नहीं आ रही क्या माइक से आवाज? माइक से आवाज नहीं आती है? आती है ना? अच्छा अच्छा, नहीं तो बंद भी नहीं किया। आप क्या पूछ रहे थे? लिमिटेशन ऑफ जीएसटी, हाँ, डिसएडवांटेजेस बेसिकली है ना, आप यही पूछना चाहते हो। डिसएडवांटेजेस होती है, अभी पढ़ाऊंगी उनको भी, फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है, पर इतनी ज्यादा डिसएडवांटेज गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की है, गवर्नमेंट कभी नहीं डिस्क्लोज करेगी, जीएसटी अभी अभी आया है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया है, 100% डबल टैक्सेशन खत्म, 100% कास्केडिंग खत्म। लेकिन जब हम जीएसटी को पढ़ेंगे ना, आप देखना एक आधा जगह आपको ये दोनों साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको डबल टैक्सेशन भी दिखेगा, आपको कास्केडिंग भी दिखेगा, लेकिन सिर्फ 1 या 2 जगह, हर जगह नहीं है। 1 या 2 प्रोडक्ट पे आज भी ऐसा हो रहा है। ये लिमिटेशंस हैं जीएसटी के। ये 2 क्वेश्चन आपको लिख के लाने, पेज पे लिख के लाने, पेज मुझे यहाँ देख के जाना है। हाँ, एल्कोहलिक लीकर का अभी आपको बता देती हूँ, किसी को नहीं बताया है, पढ़ेंगे इसको भी। एल्कोहलिक लीकर जीएसटी की दुनिया में कवर नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तंबाकू एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो आज भी डबल टैक्सेशन फैला रहा है। तंबाकू पे जीएसटी भी लगता है, एक्साइज भी लगता है, इसको भी पढ़ेंगे। अभी बेसिकली उतने पे मैं कवर नहीं आई हूँ। अभी आपकी सिर्फ बेस बिल्डिंग हो रही है, अभी आपको डिटेल में कुछ बताया नहीं, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें जीएसटी समझ आए। अब बात आती है शेड्यूल 2 की। जब इन सबको पढ़ाया था तो एक चीज पूछी थी, आप लोगों से भी पूछती हूँ जो आज 3 स्टूडेंट न्यू है, आपको देख के पता लगता है प्रोजेक्टर गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है या सर्विस? प्रोजेक्टर किसने बोला सर्विस है? क्यों सर्विस? ये प्रोजेक्टर की बात कर रही हूँ। देखने में ये क्या लग रहा है? सर्विस कौन सी दे रहा है? ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता है। जब हम प्रोजेक्टर को खरीदने जाते हैं तो हम गुड्स को खरीदने जाते हैं, सर्विस को? गुड्स को खरीदने जाते हैं। ये पेन गुड्स है या सर्विस है? गुड्स। मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सर्विस। तो बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें देख के समझ आती है कि ये गुड्स बनेंगी या सर्विस बनेंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर डाउट आता है कि ये गुड्स बनेंगी या सर्विस बनेंगी। उन्हीं डाउट को दूर करने के लिए हमारे पास शेड्यूल 2 आया। शेड्यूल 2 में वो सारी चीजें लॉ ने क्लियर कर दी जहां जहां पर हम लोग डाउट में थे कि ये चीज गुड्स बनेगी या सर्विस बनेगी। शेड्यूल 2 में अगर लिख दिया ना कि प्रोजेक्टर सर्विस बनेगा, तो प्रोजेक्टर लाइफ टाइम सर्विस ही माना जाएगा। है नहीं सर्विस, गुड्स है, गुड्स ही रहता है। शेड्यूल 2 में भी ऐसी बेवकूफी वाली कोई बात नहीं लिखी हमें मिलेगी। एक्चुअल में जो होना चाहिए वही लिखा हुआ है, बस जहां पे लोगों को एम्बिगिटीज थी वहां पे क्लियरेंस यहाँ पे दे दी गई है। शेड्यूल 2 की मैं चीजें लिखूंगी और आप लोग मेरे को आंसर करना, फिर हम बताएंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये क्या बनना चाहिए और गवर्नमेंट ने इसको क्या बनाया है। फैन, क्या लिख दिया मैंने? जो फैन होता है ये क्या है? गुड्स है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ, ये एक सर्विस है। शेड्यूल 3 की पहली लाइन यही लिखी हुई है कि जो चीज एक्चुअल में गुड्स है वो है, जो सर्विस है जो वो है। मतलब जो चीजें हम देख के पता लगा सकते हैं उनका जो नेचर होना चाहिए वो रहेगा। ये तो हमें वैसे भी पता है।
तो यहाँ पे शेड्यूल 1 ने हमें, शेड्यूल 2 ने एक क्लैरिफिकेशन दे दी, जो आप सोचते हो वो तो है ही है। दूसरी बात शेड्यूल 2 ने लिखी, अगर आप किसी को गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो, अपना गुड्स किसी को बेच रहे हो, तो ये क्या बनेगा, गुड्स या सर्विस? गुड्स बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर रही हूँ, गुड्स को बेच रही हूँ। यानी कि यहाँ पे आप लिख लो इस चीज को, गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर। जब भी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी ये क्या बनेगा, गुड्स। थर्ड, गुड्स का किसी को हम राइट टू यूज दे दें, सिर्फ और सिर्फ राइट टू यूज, मतलब कि कोई मशीनरी अगर मैं रेंट पर दे दूं, पोजीशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ रेंट पर दे रही हूँ, कुछ टाइम बाद मेरी मशीनरी मुझे वापस मिल जाएगी, ये गुड्स हुआ या सर्विस? सर्विस हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर कर रही हूँ। कोई डाउट? शेड्यूल 2 में लिखा जहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है वो चीज क्या बनेगी, गुड्स। लेकिन जहां पे गुड्स का राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है वो चीज क्या बनेगी, सर्विस। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल सोचना फिर बताना, शायद आप लोगों से डिस्कस भी किया होगा पहले। हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसका आंसर करना। हम बोलते हैं कि हम आपको राइट टू यूज अभी के अभी दे रहे हैं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट में हमें पेमेंट करते रहो, जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी तो एक फ्यूचर डेट पर आपको ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। ये क्या बनेगा, गुड्स बनेगा। ये वाली लाइन किसने बोली कि कुछ टाइम सर्विस रहेगी फिर गुड्स रहेगा? आप में से किसी ने बोला? आपने बोला। मैंने आपको, आपने शायद पहले भी बोला था, पहले शायद आपने बोला था ना? हाँ, मैंने आपको बोला था एक बार डिसाइड हो जाएगा, एक बार डिसाइड हो जाएगा कि ये गुड्स बनेगा या सर्विस। इनवॉइस एक ही बार कट हुआ होगा, उसी में डिसाइड हो गया होगा कि ये क्या बनेगा। इसका एग्जाम्पल दो एक अच्छा सा, इस वाली ट्रांजैक्शन का। हाँ, इन इंस्टॉलमेंट में जीएसटी भी इंक्लूड होगा। एग्जाम्पल दो इस ट्रांजैक्शन का कोई, हायर परचेज। हायर परचेज के अंदर राइट टू यूज मिल जाता है, लेकिन एक फ्यूचर डेट पर ऑनरशिप मिल जाती है, उसको हायर परचेज बोला जाता है। क्योंकि हायर परचेज में एक टाइम के बाद ऑनरशिप मिल जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, गुड्स। फिफ्थ, एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर क्या होता है, एसेट्स होती हैं और बिजनेस की एक खुद की बिल्डिंग होती है। बेसिकली एक शॉप होगी, उस शॉप के अंदर गुड्स रखे होंगे, वो उनका स्टॉक होगा, स्टॉक को एसेट बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपने मेरे से क्वेश्चन किया था ना, वो भी आंसर आपको मिल जाएगा, लास्ट क्लास में किया था जहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 2 बताया था एग्जामिनेशन का, उसका आंसर भी अब आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को। एक बिजनेस है, बिजनेस में एसेट होती है और बिजनेस की एक शॉप होती है। अब क्या होता है, कोई पर्सन सोचता है मैं इस एसेट्स को सिर्फ बेचना चाहता हूँ, मैं पूरा बिजनेस बंद कर रहा हूँ और मैं सिर्फ एसेट्स को बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या बनेगा, गुड्स या सर्विस? गुड्स बनेगा। वो बोल रहा है मैं सिर्फ ये शॉप है जो मेरा बिल्डिंग है उसको बेचना चाहता हूँ, ये क्या बनेगा, सर्विस? कौन बोल रहा है, आप। गुड्स कौन बोल रहा है, आप। कोई ऐसा भी है जो बोल रहा है कि कुछ नहीं बनेगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं। देखो, एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर गुड्स होते हैं, एक शॉप है, शॉप के अंदर पूरा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है और वो शॉप अपने आप में एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक रूम टाइप की शॉप है। अब ये शॉप तो बंद हो रही है, शॉप का ऑनर गुड्स को ट्रांसफर करना चाहता है, सिर्फ गुड्स को, प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा, सिर्फ गुड्स, तो ये क्या बनेगा, गुड्स बनेगा। अब वो बोल रहा है कि बिल्डिंग पड़ी हुई है, शॉप पड़ी हुई है, इसको भी बेच देता हूँ, ये क्या बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये कुछ भी नहीं बनेगा। आप क्लियर? नाइदर, ये कुछ भी नहीं बनेगा, नाइदर गुड्स और नॉट सर्विस।
अगर केस हो एक बिजनेस है जिसमें एसेट्स भी हैं प्लस बिल्डिंग अपने आप में प्रॉपर्टी भी होगी, शॉप है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी एक शॉप है, यहाँ पे भी लिख लो ये एक शॉप है। ये पर्सन मिस्टर एक्स इस पूरे बिजनेस को चला रहे थे। इन्होंने सोचा मुझे ये बिजनेस बंद करना है, मैं पूरा का पूरा चलता फिरता बिजनेस किसी और को बेचना चाहता हूँ। पूरा का पूरा शॉप के साथ एसेट के साथ ये पूरा चलता फिरता बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। ये क्या बनेगा? नाइदर आपके अकॉर्डिंग और बाकी सबका नाइदर। लॉ मेकर ने क्योंकि ये शेड्यूल 2 है इसको बोला कि हम इसको सर्विस बोलेंगे, और सर्विस बोलने के बाद जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था सीरियल नंबर 2 ऑफ एग्जाम्पशन चैप्टर में डाल के इसको एग्जाम्ड कर देंगे। आपने पूछा था ना एक हस्बैंड है, वो उनको मान लो कोई मिस हैपनिंग हो गई, वो पूरा का पूरा बिजनेस अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैंने यही चीज बताई थी कि ये ट्रांजेक्शन सर्विस तो बनेगी बट ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्ड हो जाएगी। क्या इनडायरेक्टली? हाँ, कुछ लगा ही नहीं, क्योंकि एक बंदा जो इस बिजनेस को चला रहा था वो ना चला के कोई और चला रहा है, तो कोई चेंज तो आया ही नहीं, तो इसलिए ये कुछ भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट, कोई सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर एक्चुअल में कभी बिकते हुए देखा है या फिर सिर्फ इसकी की बिकती है, एक राइट टू यूज बेसिकली, है ना? कभी सॉफ्टवेयर फिजिकली तो नहीं बिकता, बेसिकली इसकी कीज का जो पासवर्ड होता है वो दिया जाता है, तो हम बोलते हैं कि हम किसी को राइट टू यूज दे रहे हैं। उसको क्या बोलना चाहिए आप लोग बताओ, गुड्स या सर्विस? सर्विस बोलना चाहिए। ऐसी ऐसी चीजों में भी लोगों को दिक्कत होती है, तभी गवर्नमेंट को शेड्यूल 2 बनाना पड़ा। कौन सा? हाँ, ये 6 है। ये नाइदर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ई मैजिक में कवर नहीं है, ई मैजिक में कवर नहीं है, ई मैजिक में कवर होता नाइदर, है ना? ये एग्जाम है, ये एग्जामिशन में मिलेगा। ई मैजिक सिर्फ 6+3। सॉफ्टवेयर के बाद आता है किसी को रॉयल्टी वगैरह ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है। बुक पब्लिशर्स वाले राइट टू यूज दे देते हैं कि हमारी बुक को पब्लिश कर दो, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? सर्विस। अब 2 सर्विसेज आपके सामने रखूंगी, ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है उनके आंसर्स, उनसे डिस्कस किए हैं, बाकी अपना सोचना और मेरे को आंसर्स करना। रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने जाते हैं या वहाँ की सर्विसेज अवेल करने जाते हैं? पहले ये आंसर, खाना खाना हमारा मेन पर्पस होता है या फिर सर्विस अवेल करना? खाना खाना मेन पर्पस होता है सबका, ऑब्वियसली होता है, लेकिन लॉ मेकर को ऐसा नहीं लगता। लॉ मेकर बोलता है खाना खाने तो आप ढाबा में भी जा सकते हो अगर आपको खाना ही खाना है तो, और ढाबा पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ढाबे पर जो हम खाना खाते हैं ना उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो लॉ मेकर ने कहा अगर आप फूड खाते हो, सिर्फ खाने के लिए वहां जाते हो, तो हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि आप अगर 5 स्टार होटल में जा रहे हो तो आप वहाँ के सर्विसेज पर फोकस करते हो, आपको अच्छा लगता है कि वहाँ का एसी इफेक्टिवली वर्क करता है, आपको अच्छा लगता है कि वहाँ के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, देख के पता नहीं लगाया जाता पहले वाला पर्सन क्या खा के गया, जैसा कि ढाबे में होता है। तो बेसिकली लॉ मेकर बोलता है कि आप किस पे फोकस करते हो? फैसिलिटीज पर, जो वहाँ वेटर की फैसिलिटीज होती है, जो वहाँ नीट एंड क्लीन करने वाली चीजों की फैसिलिटी होती है। तो लॉ मेकर बोलता है फैसिलिटी पर फोकस करते हो, फैसिलिटी क्या होती है? सर्विस। आप फूड पर फोकस नहीं करते हो, जबकि फूड क्या होता है? गुड्स। तो लॉ मेकर ने शेड्यूल 2 में क्लियर कर दिया कि रेस्टोरेंट की सर्विस को सर्विस बोला जाएगा, ना कि गुड्स। ये पहली बात जो कि शेड्यूल 2 में लिखी है। अब एक बात आप लोग मेरे को बताओगे, मैं आप सबको कंपोजिट सप्लाई पढ़ा चुकी हूँ, मिक्स सप्लाई पढ़ा चुकी हूँ, इसको नोट कर लो फिर उसका आंसर करना।
गया? सबका नोट हो गया? मैंने आप सबको एक कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक मिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। रिवाइज कराओ, कंपोजिट क्या होता है? नेचुरली बंडल्ड होता है, दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं उसके अंदर, और नेचुरली बंडल्ड होता है। मिक्स जो कि आर्टिफिशियली बंडल्ड होता है, जानबूझ के बंडल बनाया गया होता है। एग्जाम्पल के लिए दिवाली गिफ्ट हमने किया था, और यहाँ पर नेचुरल में हमने किया था स्कूल वाला बंडल और शर्ट प्लस इंश्योरेंस वाला, फॉर एन एग्जाम्पल। अब आप मेरे को बताना कि जो कंपोजिट होता है उस पर रेट किससे लगाते थे हम? प्रिंसिपल सप्लाई, लोएस्ट रेट या हाईएस्ट रेट? प्रिंसिपल सप्लाई। लेकिन जो मिक्स बंडल होता था उस पर हाईएस्ट से हम जीएसटी लगाते थे। अब आप मेरे को आंसर करो कि ये आपको कंपोजिट सप्लाई लग रही है या मिक्स सप्लाई लग रही है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कंपोजिट है, नेचुरली ऐसा मिलाया गया या जानबूझ के गुड्स के साथ सर्विसेज डाली गई? नेचुरली है, क्योंकि जब फूड के साथ सर्विस नहीं देंगे कोई भी 3 स्टार 5 स्टार में नहीं आएगा। तो बेसिकली कौन सा बंडल हुआ? कंपोजिट। कंपोजिट बंडल के अंदर एक सर्विस, एक सप्लाई ऐसी होती थी जो कैसी होती थी? प्रिंसिपल। इसके अंदर प्रिंसिपल कौन सी हुई? सर्विस हुई। और जब एक प्रिंसिपल निकलती थी पूरे बंडल को उसी का नाम दे देते थे हम, तो इस पूरे को क्या नाम देंगे? सर्विस का। और वही शेड्यूल 2 ने क्लियर किया है कि इसको सर्विस बोलेंगे। दो जगह से हम ये बात प्रूव करते हैं कि रेस्टोरेंट आज के बाद क्या बोला जाएगा? सर्विस। किसी का कोई डाउट नहीं? अब एक और क्वेश्चन पुट करूंगी, उसका आंसर करना। इसको नोट कर लो, लिख लेना ये चीज क्लियरली। रेस्टोरेंट दो जगह डिफाइन है, एक तो शेड्यूल 2 में और एक कंपोजिट के थ्रू। क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स सर्विस। एक और अच्छा सा एग्जांपल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट किस किस को पता है क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई एक एग्जांपल के साथ बता दो, कोई भी बताओ। कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना आप लोग? आई थिंक वहां भी इसका यूज होता होगा। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है? और क्या? अच्छा, और तो कहाँ यूज होता होगा? कोई नहीं, फिर भी सोचो, आप लोग बता दोगे। वो सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना? वर्क कॉन्ट्रैक्ट, हाँ राइट, यही होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर हम सर्विसेज के साथ साथ गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठेकेदार एक बिल्डिंग को बनाता है, साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा मटेरियल भी लगाता है, सीमेंट लगाता है, ब्रिक्स वगैरह होती है वो सब लगाता है, और अपनी सर्विसेज भी देता है। लास्ट में रिजल्टेंट प्रॉपर्टी कैसी होती है? इमूवेबल या मूवेबल? इमूवेबल। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है गुड्स प्लस सर्विसेज, और रिजल्टेंट प्रॉपर्टी कैसी होगी? इमूवेबल। रिजल्टेंट प्रॉपर्टी होती है इमूवेबल। इसको बोला जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी आंसर आप दो तरह से मेरे को दोगे, एक तो शेड्यूल 2 में कुछ लिखा हुआ है और एक कंपोजिट वर्सेस मिक्स। कंपोजिट और मिक्स का सेक्शन किसी को याद है? सेक्शन 8। नोट हो गया इतना? वर्क कॉन्ट्रैक्ट जब हम किसी बिल्डर को बोलते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर दो, साथ ही साथ हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ब्रिक्स भी आप लेके आना, सीमेंट वगैरह सब कुछ आप लेके आना। तो बेसिकली वो बिल्डर हमको गुड्स भी देते हैं और सर्विस भी देते हैं। पहले तो शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग सुनो, आप लोग मेरे को आंसर करो कि हमें सिर्फ बिल्डर से इसलिए काम है कि हम उससे सीमेंट खरीदना चाहते हैं या फिर हम उसकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? हम उसकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं।
तो लॉ मेकर ने लिखा क्योंकि सर्विसेज सबसे मेन चीज है, अगर कोई बिल्डर सर्विस नहीं देगा तो हम उसके गुड्स क्यों खरीदेंगे, हम तो बाहर से परचेज कर लेंगे। तो शेड्यूल 2 में लिखा वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, सर्विस बोला जाएगा। अब ये कंपोजिट बंडल है या फिर मिक्स बंडल है, कंपोजिट है, नेचुरल है, कंपोजिट बंडल है, मिक्स नहीं है। प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, सर्विसेज की है, और पूरे बंडल को क्या नाम दिया जाएगा, सर्विस। अभी ये भी क्लियर, दो जगह से इसका आंसर हमें मिला। शेड्यूल 2 का लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो फिर पुट करते हो। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज, इंटेंजिबल आईपीआर होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि इंटेंजिबल होते हैं नेचर में। बेसिकली इन सबको हम नाम देते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स का अगर ट्रांसफर हो रहा है तो एसेट्स, लेकिन इंटेंजिबल है, इसको गुड्स बोला जाएगा या सर्विस, सर्विस। एग्जाम्पल के लिए गुडविल का ट्रांसफर किया जा रहा है, आईपीआर जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, रॉयल्टी वगैरह सब कुछ यहाँ कवर हो जाएगा, और इनको क्या बोला जाता है, सर्विस बोला जाता है। शेड्यूल 2 यहाँ पर हमारा खत्म, मेरी वाली लैंग्वेज में, लॉ की लैंग्वेज बुक में नजर आएगी। नोट हो गया? अब फटाफट से आंसर्स करना, मैं क्वेश्चंस पुट करूंगी। ठीक है, सबका हो गया? गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनरशिप भी दे रहे हैं, क्या बोला जाएगा, गुड्स। सिर्फ और सिर्फ गुड्स में राइट टू यूज दिया जा रहा है, सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हैं, सर्विस। मशीनरी को रेंट पर दे रहे हैं, सर्विस। सॉफ्टवेयर का राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, रेस्टोरेंट को, सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट की बातें कहाँ लिखी हुई हैं, शेड्यूल 2 में, प्लस कंपोजिट सप्लाई के अंदर। इंटेंजिबल एसेट का ट्रांसफर क्या बोला जाएगा, सर्विस। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस में गुड्स भी है और बिल्डिंग भी है, पूरा का पूरा चलता फिरता बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, सर्विस। क्या ये सर्विस एग्जाम्प्ट है, सीरियल नंबर 2 याद रखना, सीरियल नंबर 2। उसके बाद अगर हम सिर्फ और सिर्फ पूरे बिजनेस की सिर्फ गुड्स बेचना चाहते हैं, बिल्डिंग नहीं, गुड्स क्या बोला जाएगा, गुड्स गुड्स ही बोला जाएगा, एसेट गुड्स बोला जाएगा, स्टॉक गुड्स बोला जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ बिल्डिंग बेचना चाहती हूँ, कुछ नहीं बोला जाएगा। ये था हमारा शेड्यूल 2। एक और, अभी राइट टू यूज मिल रहा है, फ्यूचर में आपको ऑनरशिप भी मिल जाएगी, क्या, गुड्स। एग्जाम्पल, हायर परचेज। किसी का कोई डाउट अब? शेड्यूल 2 हमारा हो गया। अब हम एक टॉपिक और करेंगे आज, टाइम अभी है ना हमारे पास, अभी तो बहुत टाइम है, 45 मिनट है। मैंने आप सबको एक चीज बताई थी, टैक्स जो भरता है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल पर्सन 2, 1 इज एंड सेकंड इज रेसिपिएंट। 99% केस में टैक्स कौन भरेगा, सप्लायर। 1% में आरसीएम, सॉरी रेसिपिएंट। अब ये रेसिपिएंट क्यों टैक्स भर रहा है, कब इसको टैक्स भरना पड़ रहा है, उसको हम समझेंगे। देखो, जनरली 2 एग्जाम्पल फ्रेम करूंगी, नोट अभी मत करना, अभी समझना। यहाँ पर है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दिए जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। ये रहते हैं यूपी में और ये भी रहते हैं यूपी में। इसका एक इनवॉइस बना होगा,
इनवॉइस कैसे बना होगा? वैल्यू 10,000, टैक्स कौन सा लगा होगा बताओ? CGST प्लस SGST लगा होगा 9% और 9% से कितना कितना 900 11,800। ये वाला इनवॉइस मिस्टर एक्स ने किसको दिया होगा? मिस्टर वाई को दिया होगा। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को क्या दिया होगा? 11,800 रुपए दिया होगा। मिस्टर एक्स के पास आए 11,800 रुपए। इन 11,800 में 10,000 रुपए वो थे जो मिस्टर एक्स के थे और 1,800 रुपए टैक्स के थे। ये टैक्स के थे और ये मिस्टर एक्स की गुड्स की वैल्यू थे। ये वाला पैसा मिस्टर एक्स अपनी पॉकेट में डाल लेंगे और ये वाला पैसा का क्या करेंगे? गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को क्या भेजेंगे? 1,800 रुपए, जो कि है टैक्स का पैसा। इस सिचुएशन को बोला जाता है FCM या फिर NCM, फॉरवर्ड, ये M है, M मत लिख देना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। अभी तक जो हम ट्रांजैक्शन पढ़ रहे थे, मैं आपको यही पढ़ा रही थी कि जो रेसिपिएंट होता है वो पूरे इनवॉइस का अमाउंट सप्लायर को देता है, सप्लायर अपना पैसा अपने पास रखता है, बाकी का पैसा गवर्नमेंट को भेज देता है। इसको बोला जाता है FCM। इस केस में टैक्स कौन भर रहा है? सप्लायर। अब दूसरी सिचुएशन, इसको नोट कर लो। मिस्टर वाई, ये लिख लेना, मिस्टर वाई विल पे 11,800 टू मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स विल पे 1,800 टू गवर्नमेंट। ये ट्रांजैक्शन है FCM और NCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। हो गया? सबका नोट हो गया? अब सबका नोट हो गया ना? कोई रह तो नहीं गया? चलो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल। अभी इसको साथ साथ नोट करना, जहां पे चेंज आएगा वहां रोक दूंगी। अभी काफी कुछ सेम रहेगा। मिस्टर एक्स है, यूपी में रहते हैं। यहाँ पे मिस्टर वाई है, ये भी यूपी में रहते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स दिए, गुड्स की वैल्यू है 10,000 रुपए। इनवॉइस बना 10,000 रुपए का। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगा, सिर्फ 10,000 रुपए का इनवॉइस मिस्टर वाई के पास गया। इतना नोट हो गया हो तो बोलो। हो गया? अब इसमें क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने गुड्स बेचा मिस्टर वाई को, 10,000 रुपए का गुड्स था, टैक्स लगाया नहीं।
मिस्टर वाई ने 10,000 रुपए मिस्टर एक्स को दे दिए और खुद से एक इनवॉइस रेज किया जिसको बोला जाता है सेल्फ इनवॉइस। खुद से एक इनवॉइस रेज किया जिसको बोला जाता है सेल्फ इनवॉइस। उस इनवॉइस पर इन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन की, 10,000 पर 18% से टैक्स लगाया, जो भी ट्रांजैक्शन बैठेगी बेसिकली इंटर इंट्रा उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने टैक्स लगाया और जीएसटी निकाला। जीएसटी सपोज आया 1800 का। अब जो मिस्टर वाई है ये 1800 रुपए किसको देंगे? गवर्नमेंट को। इस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है आरसीएम, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये नोट करो। हो गया? इसमें क्या हो रहा है? पहले वाले केस में क्या हो रहा था? पहले वाले केस में टैक्स कौन भर रहा था गवर्नमेंट को? सप्लायर या रेसिपिएंट? सप्लायर। अब गवर्नमेंट को टैक्स कौन दे रहा है? रेसिपिएंट। क्योंकि रेसिपिएंट टैक्स दे रहा है तो ये नॉर्मल चार्ज है? नहीं, ये क्या है? रिवर्स चार्ज। ये फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, ये रिवर्स चार्ज है। इसमें उल्टा हो रहा है, टैक्स सप्लायर नहीं भर रहा, टैक्स रेसिपिएंट भर रहा है। अब आप मेरे को एक आंसर करो, मिस्टर एक्स के पास पहले वाले केस में कितने रुपए आए थे? 11,800। मिस्टर एक्स के पास पहले वाले केस में 11,800 रुपए आए। इसमें से 1,800 रुपए मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को दे दिए। नेट मिस्टर एक्स के पास कितना बचा? 10,000। मिस्टर वाई की पॉकेट से पहले कितना गया था? 11,800। गवर्नमेंट को पहले कितना मिला था? 1,800। ये वाला कब हुआ? जब एफसीएम लगा। जब एफसीएम लगा, फॉरवर्ड चार्ज लगा। एनसीएम में क्या हुआ? मिस्टर एक्स को कितना मिला? अपने आपकी नोटबुक में एग्जांपल होगा, वहां से देख लो। ये देखो, 10,000 मिला मिस्टर एक्स को। मिस्टर वाई की पॉकेट से कितना गया? 10,000 प्लस 1,800। गवर्नमेंट को कितना मिला? 1,800। ये भी सेम है, जो मिस्टर एक्स को मिला, जो मिस्टर वाई का गया वो भी सेम है, और जो गवर्नमेंट को मिला वो भी सेम है। एट लास्ट हमने क्या डिस्कशन इसमें से निकाला? चाहे एलसीएम लगा लो, चाहे आरसीएम लगा लो, फाइनेंशियल पोजीशन पे किसी की पे कोई इम्पैक्ट आया नहीं। जितना मिस्टर एक्स को मिलना चाहिए था उतना मिला, जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था उतना मिला, जितना मिस्टर वाई को मिलना चाहिए था उतना, सॉरी जाना चाहिए था उतना गया। क्या फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आया? नहीं। तो फाइनेंशियल पोजीशन will remain same in case of RCM and FCM। FCM मतलब NCM भी होता है, उनके नाम दो हैं, है वो एक ही पर्सन। जैसे हम लोगों का होता है ना, किसी का यहाँ पे घर का नेम कुछ होगा, बाहर का कुछ होगा, है किसी के दो नेम? किसी के नहीं है, सबके हैं। तो ऐसे ही एफसीएम के भी दो नेम है, इनका घर का एक नाम हमारा बाहर वाला। हमें सिर्फ इतना कोई डाउट किसी का? इन केस, मेरी राइटिंग भी ज्यादा अच्छी, ज्यादा क्या बोलना ही बेकार है ही।
अभी बताती हूँ, ये नोट करो, फिर वही बताना है मेरे को कि किसके नियम पे भरा जाएगा। ये नोट हो गया आप सबका? अब सुनो, जो आपका क्वेश्चन है उसका भी आंसर। बेसिकली होगा क्या, एनसीएम और आरसीएम दो चीजें आई, दोनों ही चीज में हमने बस एक डिफरेंस देखा। यहाँ पे टैक्स कौन भर रहा था? एनसीएम में सप्लायर, आरसीएम में रेसिपिएंट। बाकी फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की सेम। लॉ में एक वर्ड लिखा है, जो क्वेश्चन आपने पूछा था, आपका नाम भावेश। लॉ में एक वर्ड लिखा हुआ है कि बस आरसीएम में इतना डिफरेंस है कि जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। एनसीएम में करेगा सप्लायर। फाइनेंशियल पोजीशन से, लेकिन जो जो लॉज थे, जो जो रेगुलेशंस थे, जो सप्लायर पर लगने वाले थे, वो सारे अब किस पर लग जाएंगे? रेसिपिएंट। यानी कि अब रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? टैक्स कौन भरेगा? रिटर्न कौन फाइल करेगा? टैक्स की कैलकुलेशन कौन करेगा? रेसिपिएंट। अब सारा काम रेसिपिएंट करेगा। मतलब कि जो आपने पूछा कि कंप्यूटेशन किसके अकॉर्डिंग करेगा, तो जितना भी लॉ उस पर लगने वाला था सप्लायर पे, वही सारा अब इस पर लग गया। ये देखेगा कि अब कितना % जीएसटी लगना चाहिए, कितना क्या लगना चाहिए। लॉ तो एक ही है, अब सप्लायर ना देख के कौन देखेगा? रेसिपिएंट। अब किसी का कोई डाउट? आपका डाउट क्लियर? किसी का कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन और, यहां पर जो इनवॉइस बनेगा, बेसिकली इनवॉइस मींस टैक्स इनवॉइस। अगर मैं कहीं पे सिर्फ इनवॉइस वर्ड भी देखूंगी ना, उसका मतलब भी होगा टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस कभी अपने आप में विदाउट टैक्स होता ही नहीं है। इनवॉइस का मतलब ही होता है टैक्स इनवॉइस। अब लेकिन ये वाले इनवॉइस पर टैक्स तो लिखा नहीं है, तो जो ये सप्लायर हैं वो एक लाइन लिखेंगे, ये टैक्स का अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये एक लाइन लिखेंगे, इस वाली वैल्यू पर टैक्स का जो अमाउंट होगा वो अंडर आरसीएम में मिस्टर वाई पे करेंगे। टैक्स अमाउंट विल बी पे बाय मिस्टर वाई अंडर आरसीएम। इनवॉइस का मतलब टैक्स इनवॉइस, क्योंकि ये टैक्स लगा नहीं सकता तो ये वाली लाइन ऐड कर देगा। हाँ, इसके ना काफी सारे एग्जांपल्स हैं। बेसिकली लॉ मेकर ने इसके ऊपर भी एक चैप्टर बना रखा है आरसीएम के ऊपर। वहां पे 8 से 9 तरह के गुड्स डाल रखे हैं और 21 तरह की सर्विस डाल रखी है, प्रॉपर 21। उन 21 सर्विस पे हम आरसीएम लगाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, ये नोट करो फिर देखो। हो गया, एडवोकेट को यहाँ पे कवर किया गया है आरसीएम में। बेसिकली लॉ मेकर का मानना हुआ जो एडवोकेट होते हैं ये जल्दी से लॉ को मानते नहीं है, ये अपना कोई ना कोई तिकड़म लगाते रहते हैं और केस से लड़ते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने इनके ऊपर जीएसटी लगा दिया तो गवर्नमेंट बोलेगी ये कुछ भी कर जाएंगे पर टैक्स मेरे तक नहीं आने देंगे। कुछ अच्छे भी होते हैं जो भेज देंगे प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ, बट ज्यादातर नहीं भेजेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला मुझे विश्वास नहीं है एडवोकेट पर, एडवोकेट की फर्म पर, मैं तो रेसिपिएंट को बोलूंगी कि रेसिपिएंट मुझे टैक्स दो। अब इस केस में रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाएगा और अपना टैक्स गवर्नमेंट पे भेजेगा। लेकिन एडवोकेट सिर्फ इनवॉइस जिसमें ये लाइन ऐड होगी ये बना के अपने जो भी इनके क्लाइंट होंगे उनको भेज देंगे। क्या चीज? हाँ, सर्विस टैक्स तो आज के टाइम में रहा ही नहीं है ना। जीएसटी इनके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इनके बिहाफ पर मिस्टर वाई भरेंगे। हमारी गवर्नमेंट को इन पे कोई विश्वास नहीं है। नहीं, वो तो भरना पड़ेगा, मैं सिर्फ जीएसटी की बात कर रही हूँ। इनकम तो भरेंगे, इनकम कमा रहे वो तो भरेंगे, सिर्फ जीएसटी की बात है। ऐसे ही टोटल 21 है, 21 सर्विसेज है जहां पर गवर्नमेंट सप्लायर की जगह रेसिपिएंट से टैक्स लेना पसंद करती है। गवर्नमेंट को डाउट होता है सप्लायर पे कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है या फिर कोई अदर रीजन हो सकता है जिसकी वजह से टैक्स मेरे पे नहीं आएगा, मैं रेसिपिएंट से लूंगी, रेसिपिएंट से लिया जाएगा।
अभी आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं? हमारे पास टैक्स भरने के कितने तरीके, वन इज एंड सेकंड इज एफसीएम। एफसीएम बोल दो, एनसीएम मत बोलना, एफसीएम। एफसीएम के अंदर जो टैक्स है वो कौन भरेगा, सप्लायर, और एनसीएम के अंदर रेसिपिएंट, आरसीएम के अंदर रेसिपिएंट। आरसीएम के अंदर सप्लायर एक इनवॉइस बना के दे देगा अपने रेसिपिएंट को, उस इनवॉइस में एक लाइन ऐड कर देगा, टैक्स अमाउंट अब कौन भरेगा, रेसिपिएंट भरेगा। रेसिपिएंट क्या बनाएगा, टैक्स, एक सेल्फ इनवॉइस बनाएगा, सेल्फ इनवॉइस के थ्रू वो गवर्नमेंट को अपना टैक्स भेज देगा। दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आएगा नहीं, गवर्नमेंट को जितना मिलना चाहिए था उतना मिल गया, गवर्नमेंट भी खुश, देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। अब इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब हम इसकी थोड़ी सी लिंकेज पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट? अभी तक कितने सेक्शन मैंने आपको याद कराए? सेक्शन 7 किस चीज का है, सप्लाई। 8 मिक्स एंड कंपोजिट। सेक्शन 7 में कितने शेड्यूल, फर्स्ट वाला, सेकंड गुड्स एंड सर्विस, थर्ड नाइदर, ठीक है। इस वाले का निमोनिक क्या था, एफओसी वाले का, आरबीआई का एजेंट। इसका कोई निमोनिक नहीं था, ये हमको सोच के ही समझ आ रहा था कि क्या बनना चाहिए। इसका ई मैजिक प्लस 3। सेक्शन 8 आप सबको पता है, मिक्स एंड कंपोजिट। ये जो आरसीएम की बातें हैं, ये सेक्शन आपको याद रखना है। आरसीएम में से जो 21 सर्विस है, एक दो हर बार आती है एग्जाम में, या तो एमसीक्यू बन के आती है या फिर केस स्टडी बन के आती है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेक्शन को आपको याद करना है। मैं 4-5 बार क्लास में करवाऊंगी, 4-5 दिन लगातार, वो आपको याद रहेगा, इस बात की गारंटी है। 9(3) एंड 9(4) इतना याद रखना। ये है हमारा आरसीएम का, पूरे जीएसटी के अंदर आरसीएम की जितनी भी बातें हैं सब इसके अंदर में लिखी हुई है। 9(3) एंड 9(4) सिर्फ आरसीएम, सिर्फ आरसीएम। 9(3) एंड 9(4) किसका है, आरसीएम का। एक हमने सेक्शन पढ़ा था, इतना लिख लो फिर बताती हूँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमने एक सेक्शन पढ़ा था 22, 23, 24। ये तीनों किसके हैं, रजिस्ट्रेशन। 22 फ्रेश, एक लिमिट बता देगा। 23 नो, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। फिर हमने एक सेक्शन पढ़ा 25 डीम डिस्ट्रिक्ट का। ये इसके अलावा आज तक हमने कोई सेक्शन, कोई शेड्यूल की बात नहीं की है, जो भी है इतना किया। किसी को नोट करना हो तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया। सेक्शन 24 होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, लिख देती हूँ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये बीच में एल भी है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। करें आगे। आरसीएम के अंदर टैक्स कौन भरता है, रेसिपिएंट। अब लिंकेज करेंगे, आंसर्स करना, और एक शॉर्ट नोट हमारा तैयार हो जाएगा। लिखते भी जाना, आंसर भी करना। आरसीएम पॉइंट नंबर 1, टैक्स पेबल बाय रेसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर।
case of RCM, no impact on financial, ये F का मतलब फाइनेंशियल है, पूरा लिख दो, फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड, आरसीएम का सेक्शन 9394, आरसीएम क्या सिर्फ गुड्स पर लगेगा या सिर्फ सर्विसेज पर लगेगा या दोनों पर लगेगा? दोनों पर लगेगा। आरसीएम के प्रोविजन गुड्स में भी है, आरसीएम के प्रोविजन सर्विस में भी है, और आपके सिलेबस में दोनों है, दोनों पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई या आपका फ्रेंड सीए कर रहा हो तो गुड्स वाला सिलेबस से बाहर है। गुड्स ना तो इंटरमीडिएट लेवल पे है, ना ही फाइनल लेवल पे है। सीए में अभी आपको सारा पढ़ना है। सीए का सिलेबस कम है जीएसटी का। हाँ नहीं, लेकिन सीए में और सब्जेक्ट भी तो है, और सब्जेक्ट थोड़े टफ कर रखे हैं, बट सीए का जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से कम है। इवन फाइनल में भी जो आप बोल रहे हो ना 50 का है, फाइनल में भी नहीं है ये सिलेबस में। एक और चीज, जब आप एग्जामिशन पढ़ोगे, एग्जामिशन इतनी बड़ी लिस्ट है, 100 के आसपास सर्विसेज की है और गुड्स की आई थिंक 150 के आसपास है। सीए में वो भी नहीं पढ़नी होती गुड्स की, आपको गुड्स की भी पढ़नी है, आपके सिलेबस में गुड्स की भी है। ठीक है, इतना क्लियर। एक चीज और इसी से याद आया, सीए में जो अमेंडमेंट्स आती है वो 30 अक्टूबर तक की आती है, आपके में 30 नवंबर तक की आती है, मतलब एक महीने ज्यादा तक की। आपका कोर्स थोड़ा सा जीएसटी का बड़ा है। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं, मैंने एनालिसिस नहीं किया था, मैंने एनालिसिस जीएसटी का पूरा कर रखा था। बाकी सब में भी बहुत है क्या? सब में बहुत है। कॉस्टिंग तो बहुत होगी, कॉस्टिंग तो हमारे में बहुत नॉर्मल सी है, बहुत नॉर्मल। आप लोगों में बहुत होगी ना, हमारे में बहुत नॉर्मल है। अकाउंट्स बहुत है, हमारा अकाउंट्स बहुत वास्ट है। अकाउंट्स नहीं होगा सीएमए में? अकाउंट्स भी है। सारा ही सब कुछ है। अच्छा चलो अब पॉइंट पर आ जाओ। आरसीएम सिर्फ इंटर सर्विस गुड्स पर लगेगा या इंट्रा पर भी लगेगा? दोनों पर लगना चाहिए या एक पर? दोनों पर लगना चाहिए, इस पे भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? रेसिपिएंट होगा। लिखी रही है लाइन? हाँ, टैक्स पेबल बाय रेसिपिएंट। फिर इसको आप रहने दो। एग्जाम्पशन, जैसी एग्जाम्पशन एनसीएम में, एफसीएम में होती है, सेम वही एग्जाम्पशन आरसीएम वाले प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट पर भी है। अगर कोई एग्जाम्पशन एनसीएम में मिल रही है एडवोकेट को, तो वो वाली एग्जाम्पशन आरसीएम के अंडर भी है। एग्जाम्पशन के अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं है कि आप एनसीएम में टैक्स भरोगे तो मिलेगी, आरसीएम में भरोगे तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, सेम है दोनों पे। बस यही है। और एक और था डिफरेंस, वो और देख लो। कंपटीशन, लास्ट। कंपटीशन चाहे आप आरसीएम से जाओ चाहे आप एनसीएम से जाओ, दोनों में सेम है। अगर 18% वहां पे टैक्स लग रहा है तो 18 ही यहाँ पर लगेगा। ये आपके वाला क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर? इसको नोट कर लो। हो गया ये? मैंने आपको आरसीएम के कितने सेक्शन बताए? 9(3) एंड 9(4).
इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हम इस पर करेंगे। 10 से 15 मिनट लगेगा, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद पूरा रिवीजन करके क्लास वाइंड अप। खुशी मिलती है ना जब बोलते हैं क्लास खत्म होने वाली है, हमें भी मिलती थी। चलो, एक हमने पढ़ा 9-3 और एक हमने पढ़ा 9-4। 9-3 और 9-4 में क्या डिफरेंस है दोनों आरसीएम के। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, आरसीएम की जो सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स नोटिफाइड कर रखे हैं, कुछ गुड्स नोटिफाइड कर रखे हैं और कुछ सर्विसेज नोटिफाइड कर रखी है। 8 से 9 गुड्स हैं और 21 के आसपास हमारी सर्विसेज है। ये गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए और गवर्नमेंट बोली अगर आप इन वाले गुड्स में डीलिंग कर रहे हो या फिर आप इन वाली सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो तो टैक्स हम सप्लायर से नहीं लेंगे, हम रेसिपिएंट से ही टैक्स लेंगे। 21 है अप्रोक्सीमेटली, अभी 2-3 अमेंडमेंट के साथ ऐड हो गई हैं। 30 नवंबर तक आ गई थी अमेंडमेंट, तो ऐड होके 21 हो गई है टोटल। अगर आप अपना मॉड्यूल खोलोगे तो शायद आपको 14 या 15 नजर आएंगी, बट वो अपडेटेड नहीं है। मैं अपडेटेड 21 आपको पढ़ाऊंगी। टोटल 21 आपको अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये बताते ना। सर्विसेज है 21, गुड्स है 8, अप्रोक्सीमेटली गुड्स भी अब 9 हो गए होंगे, एक इसमें भी एग्जाम अमेंडमेंट थी। 8 से 9 गुड्स है। गवर्नमेंट ने बोला अगर आप नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो तो अब हम टैक्स सप्लायर से नहीं लेंगे, हम टैक्स किससे लेंगे, रेसिपिएंट से लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस दे रहे हो एडवोकेट वाली, टैक्स कौन देगा, रेसिपिएंट। एग्जांपल एक गुड्स का भी देती हूँ, अगर आप जो जिससे ये सिगरेट, बेसिकली लॉ में वर्ड लिखा हुआ है बीडी, ये जो बीडी वगैरह बनती है इनकी एक अपनी पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, तेंदू की पत्ती बोलते हैं उनको, इंग्लिश में भी उनको तेंदू ही बोला जाता है और हिंदी में भी तेंदू लीव्स। अगर आप बीडी बनाने के लिए तेंदू लीव्स खरीद रहे हो तो उस पर भी हम सप्लायर से टैक्स नहीं लेंगे, हम टैक्स किससे लेंगे, रेसिपिएंट से लेंगे। तो अभी बेसिकली आपको समझ आया 9-3 में क्या पढ़ने को मिलेगा, कुछ गुड्स पढ़ने को मिलेंगे, कुछ सर्विसेज। अब उन पर टैक्स आरसीएम के अंदर लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स भरेगा। अब बात आई 9-4 की। 9-4 में क्या है, 9-4 समझ लो, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज भी है 9-4 में आपके लिए। 9-4 में गवर्नमेंट ने बोला 3 कंडीशन रहेंगी, 3 कंडीशन रहेंगी। जैसे यहाँ तो एक ही कंडीशन थी ना, नोटिफाइड गुड्स होगा, नोटिफाइड सर्विस होगी। यहाँ एक कंडीशन थी, यहाँ 3 कंडीशन लगा दी। कौन सा वाला? एक गुड न्यूज मिलेगी अभी पहले समझ लो, उसके बाद मिलेगी एक गुड न्यूज मिलेगी। 3 कंडीशन में क्या लगाई कि जो सर्विस होंगी यहाँ पर और जो गुड्स होंगे यहाँ पर, वो सर्विस और गुड्स वही होंगे जो हम स्पेसिफाई करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। मतलब जो हम नोटिफाई करेंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे, वही गुड्स और सर्विसेज पे 9-4 लगेगा। उन गुड्स और उन वाली सर्विसेज को जो सप्लायर बेचेगा या प्रोवाइड करेगा, वो ये सप्लायर लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत हो गया है। ये जो सप्लायर, ये बार-बार ही गलत हो रहा है, ये जो सप्लायर इन वाले गुड्स और इन वाले सर्विसेज को देगा, ये अनरजिस्टर्ड ही होना चाहिए। ये कंडीशन है। ये रजिस्टर्ड हो गया ना तो 9-4 से बाहर। ये वाला सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। प्लस रेसिपिएंट कौन होगा? रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और वो वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो जो हम स्पेसिफाई करेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। सारे रजिस्टर्ड रेसिपिएंट यहाँ कवर होंगे? नहीं, सिर्फ वो वाले जो स्पेसिफाई नेचर के होंगे, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताएगी। इन 3 कंडीशन में किसी का कोई डाउट?
बताएंगे, नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा कि ये कौन सा वाला रेसिपिएंट हो, ये इंडिविजुअल हो, ये एचयूएफ हो, ये फर्म हो, ये क्या हो, सब कुछ बताया जाएगा नोटिफिकेशन में। 9(3) या 9(4)? 9(4), हाँ 9(3) क्लियर है। 9(3) में गवर्नमेंट ने क्या बताया है, स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने 9(4) में 3 कंडीशन लगाई कि गुड्स और सर्विस भी वही वाले होने चाहिए जो हम स्पेसिफाई करेंगे। जो इंसान गुड्स और सर्विस को बेच रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। जो रेसिपिएंट गुड्स को ले रहा है, सर्विसेज को ले रहा है, वो एक रजिस्टर्ड होने के साथ साथ वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए जो गवर्नमेंट बताएगी, गवर्नमेंट नेचर बताएगी कि ये इंडिविजुअल होना चाहिए, ये एक एचयूएफ होना चाहिए, ये पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए। ये कौन बताएगा, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी नोटिफिकेशन के थ्रू। जहां ये 3 कंडीशन लग गई वहां 9(4), जहां पे स्पेसिफिक कैटेगरी के गुड्स और सर्विसेज दिख गए वहां पे 9(3). अब गुड न्यूज ये है, इसमें तो मैंने आपको बताया था कि 8 गुड्स हैं और 21 सर्विसेज हैं जिन पर 9(3) लगता है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए होंगे गवर्नमेंट ने, और कुछ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को नोटिफाई किया होगा, लेकिन आज तक की डेट में गवर्नमेंट ने सिर्फ लॉ बना के छोड़ दिया है। कोई भी गुड्स नोटिफाई नहीं किए गए हैं, ना ही कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट नोटिफाई है आज तक की डेट में। तो कुछ भी इसमें आपको नहीं पढ़ना, बस ये याद रखना है कि 9(4) की 3 कंडीशन है। हाँ, अनरजिस्टर्ड पे तो वैसे ही नहीं लगता, दूसरी साइड रजिस्टर्ड वैसा जैसा गवर्नमेंट बताएगी, गुड्स और सर्विसेज वैसे जैसे गवर्नमेंट बताएगी। अभी तक कुछ बताया नहीं तो ये लगेगा भी नहीं। किसी का डाउट, आपका डाउट? अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, हाँ नहीं, 9(3) सिर्फ तब लगेगा जब आप नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज बेच रहे हो। मैटर ही नहीं करता कि रेसिपिएंट कौन है, मैटर ही नहीं करता कि सप्लायर कौन है। अगर आप बीड़ी के पत्ते बेचने वाले सप्लायर हो, अगर आप कैश्यू नट्स जो होते हैं, वो वर्ड लिखा मिलेगा, अभी बताना नहीं चाहती, अननेसेसरीली प्रेशर नहीं डालना चाहती, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो लिखे हुए हैं, लाइक बीड़ी लीव्स हो गई, कैश्यूज हो गए, ये सारे अगर आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो तो सप्लायर टैक्स नहीं भरेगा, अब रेसिपिएंट भरेगा। ऐसे ही कुछ सर्विसेज बता दी, एडवोकेट की सर्विस हो गई, ट्रिब्यूनल वगैरह की सर्विसेज कुछ ना डाली गई, अभी नहीं बताऊंगी, वो सारी सर्विसेज हो गई। अगर वो है तो टैक्स कौन भरेगा, रेसिपिएंट, सप्लायर नहीं भरेगा। अब सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, हमें मतलब ही नहीं है। सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड। लेकिन आपका डाउट आया होगा, मैम अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो सही है, वो टैक्स भर देगा, लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे? सेक्शन नंबर 24 बनाया हुआ है इन्होंने। अगर रेसिपिएंट हमारा अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने नहीं, लॉ ने सब बना हुआ है, बस आपको पढ़ना है। सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या बताता है? कंपलसरी। लॉ मेकर ने लिख दिया, रेसिपिएंट अगर आप बीड़ी की पत्ती खरीद रहे हो, आप भले ही अनरजिस्टर्ड हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसमें एक टाइम लिमिट होती है 30 दिन की। क्या चीज? स्पेसिफाइड गुड्स और स्पेसिफाइड सर्विसेज है। ये 9(3) में चला गया, क्योंकि यहाँ तो कंडीशन ही नहीं है ना कि सप्लायर कोई भी हो इररेलेवेंट, रेसिपिएंट कोई भी हो इररेलेवेंट। यहाँ पे रेलिवेंट क्या है फिर? रेलिवेंट ये है कि गुड्स भी वही होना चाहिए जो लिखा है और सर्विसेज भी वही होनी चाहिए जो लिखी हुई है। कोई डाउट? अगर ये वाला गुड्स और ये वाली सर्विसेज है तो 9(3। अगर अब रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 24 में पहले जाओ, रजिस्ट्रेशन लेके आओ, और जो बीडी लीव्स खरीदी है ना उस पे 30 दिन के अंदर अंदर टैक्स भर दो। ये 30 दिन लिखा हुआ है, अभी मत याद रखना, मैं बाद में पढ़ा दूंगी। अभी कोई डाउट है? एक बार इसको अभी रिवाइज करेंगे 9(3), 9(4 को, फिर पूरा रिवाइज करके आज का लास्ट टॉपिक यहीं तक रहेगा।
हो गया इतना नोट डाउन, ठीक है। 9394 किसके सेक्शन? आरसीएम। 93 में हमने क्या पढ़ा? कंडीशन कितनी, एक या तीन? एक। कैसी कंडीशन? गुड्स और सर्विस कैसे हो? नोटिफाइड हो। 94 में हमने क्या पढ़ा? तीन कंडीशन। पहली कंडीशन गुड्स नोटिफाइड, सर्विसेज नोटिफाइड। रेसिपिएंट कैसा हो? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो प्लस नोटिफाइड हो। जो हमारा सप्लायर है वो कैसा होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। आज तक कोई गुड्स ये वाला नोटिफाई नहीं है, ये वाली सर्विसेज नोटिफाई नहीं है, ये वाला रेसिपिएंट नोटिफाई नहीं है, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे गुड्स और सर्विस यहाँ नोटिफाई है या नोटिफाई है, सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई मतलब है हमें इस बात से? नहीं। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। क्लियर? कोई डाउट? अब आज की क्लास शुरू से बताओ, आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले शेड्यूल से स्टार्ट किया था, शेड्यूल 3 पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 में हमने क्या पढ़ा? ई मैजिक प्लस 3। ई मैजिक प्लस 3। ई मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में सैलरी अगर ट्रांसफर हो रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। एम, एम मतलब मॉर्चरी। इंसान की डेथ के बाद उसके अंतिम संस्कार तक जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विस उसके ऊपर रखी जा रही है, उसको प्रोवाइड की जा रही है, उस पर जीएसटी नहीं है। ई एम ए, ए मतलब एक्शनेबल क्लेम। सारे एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, सारे हैं, लेकिन सप्लाई की डेफिनेशन से 3 बाहर, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। उसके बाद ई एम ए जी, जी से गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, एमपी, एमएलए, पीएम, सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग कोई सर्विस दे रहे हैं, ई मैजिक में चला गया, जीएसटी से बाहर। फिर आए, आए से इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड या अंडर कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्टेड। सी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। क्लियर इतना? फिर हमने पढ़ा प्लस 3 में क्या था? हाई सी सेल। हाई सी मतलब इंडिया के बाहर से कर रहे हैं। पहला गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। फिर हमने पढ़ा वेयर हाउस टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। फिर हमने पढ़ा कंसाइनी के द्वारा बिल ऑफ लैंडिंग ट्रांसफर बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो एक बार और पूछ लो। किसी को भी नहीं है? हाँ पूछो। एम मॉर्चरी, हाँ। हाँ तो हाँ, जैसे आप बोल रहे हो कि कोई पर्सन की डेथ हो गई, उसकी तो हो गई, वो खुद तो कुछ अपने लिए खरीदने जाएगा नहीं, अदर पर्सन उसके बिहाफ पे खरीदने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब जो शॉप्स होती हैं जो ऐसा सामान बेसिकली बेचती हैं, एम्बुलेंसेज होती हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हॉस्पिटल से घर पे भेजती हैं, घर से हॉस्पिटल जाते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उसके बीच में ये जो लोग सर्विस देते हैं ना, ये रजिस्ट्रेशन नहीं लेते। और अगर इन्होंने बाय चांस ले रखा है क्योंकि ये और भी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन वाली सर्विसेज पर ये जीएसटी वाला इनवॉइस नहीं इशू करेंगे। क्लियर? कोई डाउट? सी, अब हमारा सी में ये सारे केसेस हो गए थे, हाई सी सेल वाले तीनों हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में अगर हम ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो गुड्स, अगर हम टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ राइट टू यूज का तो सर्विस, अगर हम बोल रहे हैं राइट टू यूज आज ले लो, ऑनरशिप बाद में आके लेके जाना तो गुड्स, अगर हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो सर्विस, अगर हम इंटेंजिबल एसेट दे रहे हैं तो सर्विस, अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो शेड्यूल 3 और एक कंपोजिट के अंदर लिखा हुआ है। फिर हमने बात की बिजनेस की, एक बिजनेस होता है, उसमें एसेट होती है, उसमें एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, गुड्स, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी नथिंग।
पूरा का पूरा चलता हुआ बिजनेस किसी और को दिया जा रहा है सर्विस, और वो सर्विस क्या है हमारी, एग्जैम्प्ट है सीरियल नंबर 2 में। इतना करने के बाद इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आरसीएम। आरसीएम में हमने पढ़ा ये जो टैक्स होता है वो कौन पे करता है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जब टैक्स पे करता है तो क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट आता है, कोई नहीं आता। रेसिपिएंट जो इनवॉइस रिसीव करेगा उस इनवॉइस पर क्या लिखा होगा, जो रेसिपिएंट इशू करेगा वो सेल्फ इनवॉइस होगा, और जो सप्लायर रेसिपिएंट को इनवॉइस देगा उस पर टैक्स नहीं लिखा होगा, उस पर क्या लिखा होगा, टैक्स अमाउंट पेबल बाय रेसिपिएंट अंडर आरसीएम। क्लियर, कोई डाउट। उसके बाद हमने पढ़ा कि आरसीएम इंटर पर भी लगता है और आरसीएम इंट्रा पर भी लगता है, आरसीएम गुड्स पर भी लगता है, आरसीएम सर्विसेज पे भी लगता है। सारी एग्जाम्पशन सारी कंप्यूटेशन आरसीएम के लिए सेम है जो कि एनसीएम और एफसीएम के लिए होती है। फिर बात आई 9(3) और 9(4) की। 9(3) में क्या बताया हुआ है गवर्नमेंट ने, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, मैंडेटरी अंडर सेक्शन 24। उसके बाद अगर आप 9(4) में हो तो सर्विसेज और गुड्स भी वैसे जैसे गवर्नमेंट बताएगी, रेसिपिएंट भी वैसा जैसा गवर्नमेंट बताएगी, सप्लायर अनरजिस्टर्ड। क्या इसमें गवर्नमेंट को कुछ बताने की जरूरत है, नहीं। ऐसा अगर केस आएगा तो 9(4) अदरवाइज 9(3). 9(4) के अंदर आज तक कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस, कोई भी रेसिपिएंट नहीं आया है। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई भी डाउट किसी का? 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कल उनको लिख के लाना। अपनी लैंग्वेज में जैसा भी जितना भी फ्रेम कर सकते हो बस लिखना स्टार्ट कर देना। उसमें कोई भी इशू नहीं है किसने अच्छा लिखा किसने बुरा लिखा, सेक्शन नंबर जितना भी मैंने आपके माइंड में फिट किया है ना वही सारा लिखना है बस। ठीक है, फिर और कोई डाउट?